मार्च को ओवरऑल मार्चेस का सीजन बना दिया गया है। पहली बात तो यह है कि मुझे कुछ लफ्जों से ना बदबू आती है, कराहत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान के अंदर मार्चेस का सीज़न है और इस सीज़न के अंदर एक तरफ तो 8 मार्च को वुमेंस डे है, औरत मार्च होने जा रहा है और उसी दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कराची से एक कारवां लेकर पिंडी और फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उन्होंने अपने मार्च को अवामी मार्च का नाम दिया है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मेलसी में ख़िताब किया, बड़ा धुआंधार ख़िताब था और इस ख़िताब के दौरान उन्होंने बबांगे दोहल बहुत आड़े हाथों लिया अपोजिशन को। उन्होंने कहा कि नून लीग वालों ये बताओ कि क्या कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत के अंदर ड्रोन अटैक्स नहीं हुए और अगर कभी हुए तो मैं एयरफोर्स को ऑर्डर करूंगा कि वो ड्रोन गिरा दें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हाथ पांव बंधी हुकूमत मिली है तो इसको चलाना भी है और आपके सामने सुरखरू भी होना है। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी तमाम तर बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी कंफ्यूज नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अपोजिशन अपनी जगह पर बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है और इस मार्च को ओवरऑल मार्चेस का सीज़न बना दिया गया है। ये क्या निकलता है इसमें से ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन ओवरऑल जो पूरी दुनिया के अंदर सफ़बंदियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान अपेरेंटली किसी और ब्लॉक के अंदर जाता दिखाई देता है, तो क्या उस आलमी दबाव का असर भी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर पड़ सकता है? और ये जो मार्चेस हो रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए, इसके अंदर से कुछ निकल सकता है। आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बात होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है मार्च में मार्च। हैशटैग मार्च में मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मोहतरम मेहमान होंगे मुल्क के मारूफ दानिश्वर, कॉलम निगार, नक्काद और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब हसन निसार साहब। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये दुनिया के अंदर हर अक़वाम में अवाम के नाम पर ही सब कुछ होता है। अवाम के नाम पर दंगे, अवाम के नाम पर मार्चेस, अवाम के नाम पर हुकूमतें, अवाम के नाम पर फ्रॉड और अवाम के नाम पर ही एहतसाब। तो अभी ये जो बिलावल साहब कारवां लेकर इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं, उन्होंने भी इसका नाम अवामी मार्च रखा है। आपको लगता है कि इज़ दैट रियली सो कि वाकईतन ये अवाम के लिए ही मार्च हो रहा है? हसन साहब देखिए, इंसानी तारीख हमें बताती है कि अवाम ही इक़्तिदार का फ्यूल होते हैं। ये पेट्रोल है, ये गैस है, अवाम इससे ज़्यादा। अब तक की चंद एक वेलफेयर स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारी तारीख हमारे सामने है। अच्छा, रह गया बिलावल साहब का ये मार्च। तो पहली बात तो ये है कि मुझे कुछ लफ्ज़ों से ना बदबू आती है, कराहत। लॉन्ग मार्च की तारीख उठा के देख लें, उसका अगर शऊर हो, अक्ल हो तो नाम लेते ही बंदा कांप उठे। ये कैट वॉक होती है जिसको ये लॉन्ग मार्च और ये वो इस तरह के बड़े बड़े नाम। वो भाई वो माओ ने किया था। कितने लोग चले थे, कितने मंजिल पे पहुंचे थे, कितने पहाड़ों से, कितने दरियाओं से गुजरे थे। तो तबाही थी, बर्बादी थी, मौत थी, स्ट्रगल का एक अल्टीमेट लेवल था। सो ये अच्छा, वो तो एक हो गई एक और तरह की एकेडमिक सी बात। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जी, कोई नई बात तो नहीं है। हमारे आका का मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ, मैं किसी और मज़हब में भी अगर पैदा होता और हुजूर के बारे में, मैंने सीरत के बारे में पढ़ लिया होता, तो मैं उनके अलावा शायद किसी से इश्क के काबिल ही न रहता। तो वो एक फरमान है कि मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। ठीक है जी। अब ये नाग हैं या नागने हैं मैं नहीं जानता, ये इनसे कितनी बार डसे नहीं जा चुके।
बुनियादी सवाल है। या तो सरप्राइज है ना, पहली बार इमरान खान इक़्तिदार में आया, अच्छा किया बुरा किया, उसमें ना मेरा कसूर है, ना आपका है, ना आवाम का है, ना उसको वोट देने वालों का है, बिकॉज वो आजमाया नहीं गया था। अब भी उसको मेरा ख्याल है वक्त मिलना चाहिए ताकि तमाम हुज्जत हो जाए, कोई बहाना पास ना रहे कि जी टर्म नहीं पूरी हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छा, अब ये वो लोग हैं यार, ये बदनसीबी की इंतहा है। ये इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है अज़ियत और अजाब बंदा महसूस नहीं करता। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने, इनके नाना ने, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके साथ जुल्म हुआ था, ज़्यादती हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने कितने बरस पहले, आई वॉज अ यंग स्टूडेंट, उनके लिए मैंने ज़ियाउल हक की जेलें भी काटी, ठीक है। उन्होंने कितने बरस पहले क्या कहा था, रोटी कपड़ा मकान। लोग आज भी रोटी के लिए, यानी ये बार बार ये एक दो नारे बेचे जा रहे हैं, इतने घर बना के देंगे, रोजगार देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, क्या है ये रोटी कपड़ा मकान। 74 साल 75 साल हो गए, रोटी कपड़ा मकान। तो भाई इतनी बार आप लोगों की हुकूमत आई है, उसमें आप लोगों की जो परफॉर्मेंस थी, आपसे तो आपका कला पंजाब छिन गया। मैं जानता हूं नून लीग ने किन लोगों की सरपरस्ती में ये वारदात की और उसमें फाउल कैसे कैसे फाउल खेले गए, आई नो दैट। लेकिन हुआ क्या, आपने तो अपना कला गंवा दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो कायदे अवाम पंजाब की वजह से बने थे। जी हाँ। लेकिन अगर कोई मौजा है, अगर अब वो सूफी बिलावल हो गए हैं और उनको कोई अलादीन का चिराग मिल गया है, या कोई नई, आई डोंट नो, पीपल आर एट लिबर्टी टू टेक अ चांस, नथिंग अगेंस्ट, बट बेसिकली मैं तो ये समझता हूं कि हमें इन जराइम की सजाएं मिल रही हैं। एक सुराख से बार बार डसे नहीं जाते, एक बार डसे जाने के बाद दवा दारू करते हैं, फिर उस सुराख पे जाके बैठ जाते हैं। शेर आया, शेर आया, नारे भी छूटे, शेर आया, वो शेर तो जद्दे बैठे हैं, फिर शेर आया, शेर तो लंदन बैठा है। अब अगर वो प्यूटन ने धमकी दे दी है कि अगर कोई इस तरह की बात हुई, बात को न्यूक्लियर मैच तक चली गई, तो मैं सबसे पहले उस तरफ रुख करूंगा। तो अब पता नहीं फिर शेर, अब अगला स्टेशन शेर का कौन सा होगा। शेर बीमार है, शेर आपको क्या लगता है अगला स्टेशन जद्दा होगा सर, पाकिस्तान होगा? नहीं, पाकिस्तान तो जब तक देखें, बात सुने, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आज अगर कोई रिलायबल किस्म के उससे अगर पता चले कि जी आप आएँ अगले हफ्ते, आपकी हल्फे वफादारी, आप देखें अगर वो शर्त लगा देंगे नंगे पांव पैदल आना है, कल शाम तक पहुंच जाएंगे। ये इन लोगों का अगर कौम के वक्त में यही कुछ लिखा है तो सौ बिस्मिल्लाह। बाकी हासन साहब, आपकी जिंदगी इस दश्त की सयाही में गुजरी है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, खासतौर पर सहाफत और लोगों को एनालाइज करना, जज करना। हम जैसे बच्चों को तो आप देखते ही जो है वो चाल से ही बता सकते होंगे कि क्या होने जा रहा है। तो हालात की नब्ज पर भी एक बड़ा गहरा हाथ है आपका। ये तहरीक अदम एतमाद वावेला हो रहा है पिछले 1.5 हफ्ते से, खासतौर पर जब से प्राइम मिनिस्टर रशिया से वापस आए हैं। आपको लगता है इसमें से कुछ निकलने जा रहा है या सिर्फ हवा में तीर छोड़ा गया? देखें एक बात, विदाउट गोइंग इनटू एनी डिटेल्स, अगर सितारे, मैं क्या कह रहा हूं, सितारों की कई किस्में होती हैं। एक वो कहते हैं मुकद्दर, एक कहते हैं वो जो आसमान के सितारे, फिर सुरैया का बड़ा एक ग्लैमर है सितारे का, फिर पुलिस की वर्दी के सितारे होते हैं, फिर फौज की वर्दी। सितारे अगर हारे हुए इमरान के, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज इन तिलों में तेल नहीं है,
इन तिलों का अगर यहाँ पर भी कुछ हुआ तो उसमें मुकद्दर या नसीब हारा हुआ इमरान खान का हुआ तो हो जाएगा, इनकी वजह से नहीं होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मुंह और मसूर की दाल वाला मुहावरा सुना आपने कभी? जी जी। ये देखो, अलमास बॉबी के पेट में रसौली तो हो सकती है, वो मां या दायरा नहीं बन सकती ना, ये गैर फितरी बात होगी ना। तो आप अदरवाइज आप कोई मौजज़ा इस तरह का अगर हो जाए तो उसके बारे में तो मैं नहीं जानता कुछ भी, लेकिन इनमें तो। और एक बात मुझे बताएं, क्या इमरान खान के वफाक से इनका सिंध बेहतर है? उजाड़ा मुकम्मल। आप सिंध को खंडर भी नहीं कह सकते, क्योंकि खंडर वीरान होता है, आसेब ज़दा होता है, लेकिन उसमें गंदगी, कूड़े कचरे के ढेर नहीं होते। खंडर को अगर आप देखें, उसमें एक हौलनाकी होती है, उसमें इबरत होती है, उसमें वहशत होती है, उसमें वीरानी होती है। पुराना खंडर है, 1000 साल पुराना, कोई उजड़ा पुजड़ा कोई, लेकिन उसमें गलाजत और गंदगी और बदबू नहीं होती। सिंध की तो तस्वीरें देखते हैं, मैं तो मुद्दत हुई गया नहीं, लेकिन कभी सर सिंध तो बहुत बड़ा है। हसन निसार साहब, कतः कलामी की माजरत चाहूँगा, सिंध बहुत बड़ा है। अगर सिंध के दारुल खिलाफा यानी कराची की बात की जाए, मैं तो वहाँ पल बढ़कर बड़ा हुआ हूँ, उसकी हालत ज़ार देख के खून के आंसू रहने के दिल करता है सर। ये हालत हो जाती है, बहुत बुरी हालत है। कराची शहर की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो बाकी सिंध का आप खुद अंदाज़ा लगा लें ना, बाकी सिंध का भी बड़ा है छोटा है, उसको छोड़ें। ढंग का हो, घर छोटा हो लेकिन खूबसूरत हो, पुरअमन हो। ऐसे महल पे खाक डालनी है जिसका हर रिहायशी मरीज हो, भूखा नंगा हो, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हों, उस घर की ईंटें बेच रहे हों। तो ये अगर बिलावल साहब का सिंध इमरान के वफाक से बेहतर है, चलो हम भी उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन ये अगर बहुत अच्छा सर हसन साहब, वैसे दारुल खिलाफा सिंध का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर हालत लाहौर की भी नहीं है शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद। ये हालिया गवर्नमेंट में पंजाब की जो हालत है, एम आई राइट? या सर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, डेफिनेटली। मैं अभी कल परसों, हालांकि मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ, मैं तो बाद औक़ात 3-3 हफ्ते हो जाते हैं घर से। क्या, मैं तो अपने घर में नहीं जाता, मैं तो बेसमेंट में गुजार रहता हूँ अपना। मैं चंद दिन पहले कह रहा था कि यार ये बाद औक़ात मुझे ये जो एक जुमला है ना, ज़बान ज़दे आम कि जी खाते हैं तो लगाते भी हैं, मैंने कहा यार ये मुझे बाद औक़ात मुझे ये जुमला भी बड़ा कन्विंसिंग लगता है। ये मैं इधर रहता हूँ, नहर से जो सड़क ये ठोकर न्याज बेग के पुल से जो जाती है, पुल से पहले शौकत खानम की तरफ, तो नहर के जाते हैं तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्राइव। ये सड़कें वड़कें भी जो सारी यहाँ बनी हुई हैं। शौकत खानम तो वीराना था। शौकत खानम का जब OPD का इफ्तिताह हुआ तो इमरान के एक दोस्त हैं, गोल्डी कहते हैं हम उनको, तो मेरे भी बड़े प्यारे दोस्त हैं, उमर फारूक। तो इमरान थे, उमर फारूक थे, मैं था, हम 3 ही बंदे थे। जब यहाँ आए तो मैं हक्का बक्का रह गया था। ना यहाँ कोई बिल्डिंग थी, ना कोई सड़क थी। जिस सड़क पे आए वो एक पगडंडी सी थी, वो जैसे सोलिंग कहते हैं। तो मैंने हैरान होके उस वक्त ये बात की थी कि यार ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए, गरीब यहाँ आएगा कैसे? यहाँ तो है ही कुछ नहीं, वीराना है। तो मुझे आज भी याद है, इमरान ने कहा था कि यार वक्त के साथ साथ डेवलप, आज आप आके देखो, आप हैरान रह जाओ। इतना ट्रैफिक जैम होता है नहर पे भी, इन इलाकों में। तो डेवलप किए हैं तो हुए हैं ना जी, तो इसमें तो कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं। राइट सर। अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मामलात की तरफ आ जाते हैं हसन निसार साहब। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मॉस्को का दौरा किया और उसी दिन यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ गई। ये इत्तेफाक था या फिर रशिया का ऑलरेडी कोई प्लान था, वी डोंट नो, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बहरहाल इंटरनेशनली हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत है उसके रुख का तयन
आलमी ताकतें भी करती होती हैं और मगरिब का प्रेशर है अब हमारी हुकूमत के ऊपर, हमारी नेशनल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर। फैसला कौन हो ना हो, उसके बहुत सारे असरात होते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो भी पाकिस्तान जैसा मुल्क होगा उसकी तो मजबूरियां ही इतनी हैं। सो फैसला कौन बेशक बात हो ना हो, लेकिन गहरे असरात मरतब होते हैं। और रूस वाली बात जो आपने की है, तो मुझे एक अजीब बात, हम लोग बड़े अजीबो गरीब लोग हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा अंग्रेज़ी पढ़ो, ये करो, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, रोशन ख्याल आदमी थे, उनको इन्होंने नेचरी तो मुल्हिद तो काफिर तो अंग्रेज़ का एजेंट कहा। आज खाने को मिले ना मिले, बच्चे को ज़रूर अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना, चाहे वो घटिया स्कूल ही हो। इसी तरह लियाकत अली खान साहब को सोवियत यूनियन उस वक्त का से इन्विटेशन आई थी, वो चले गए, तशरीफ़ ले गए वो अमेरिका। यानी इट टुक अस अबाउट 70+ years के रूस जो साथ है, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो देर आया दुरुस्त आया, ठीक फैसला है ज़ाती तौर पे। और एक बात और कि फैसलों की किस्में होती हैं, कुछ फैसलों का इमीडिएट रिटर्न होता है, ठीक है, कुछ फैसलों का मिड टर्म, को लॉन्ग टर्म। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ये दुनिया वो नहीं है जो आज से 40 साल 50 साल, उस तरह की मोनोपोली भी अमेरिका की नहीं रही। और जिस तरह के हालात, मेरा तो चूँकि ख़ानदान का एक मुकम्मल हिस्सा वहाँ है फॉर द लास्ट 26-7-8 years, तो अमेरिका ज़ाती तौर पे देखो, एक दफ़ा ढलान से फिसलने लगे ना आदमी, तो मेरे जैसा माड़ा बंदा तो शायद कोई पत्थर पुत्थर का आसरा ले ले। अगर कोई बहुत मोटा सेहतमंद ढलान से फिसलना शुरू कर दे ना, तो फिर फिर उसका रुकना होता मुश्किल है। सो अमेरिकन्स हैव लॉस्ट देयर मोनोपोली और माइट, या जो भी आप कह लो, और बड़ी मेहनत से साल हा साल प्यूटन ने मेहनत करके अपने मुल्क को दोबारा उसके कदमों पे खड़ा किया है कि वो पूरी दुनिया की ना आंखों में आंखें डाल के देख सके। तो ठीक फैसला है, बिल्कुल ठीक फैसला है। नहीं, फैसला तो ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नेशनल लेवल के ऊपर एक क्योस की कैफियत क्रिएट हुई है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लानी है, लॉन्ग मार्च भी करना है, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देना है, डेडलाइन पर डेडलाइन देनी है, इज दैट स्पॉन्टेनियस? नहीं, ये भी उसी असरात के ज़ेरे असर हो रहा है? नहीं, कतन नहीं, उसके असरात नहीं, ये तो कब के लगे हुए हैं। ये जो भानुमती का कुनबा है, ये तो इस सूरत हाल से बहुत पहले का लगा हुआ है। इमरान की हुकूमत के आने के बाद ही तो इनको मरोड़ उठने शुरू हो गए थे, और वक्त के साथ साथ इनकी फ्रस्ट्रेशन में, इनके आसाब शिकनी में इजाफा हो रहा है। खौफ की वजह यह है कि अगर इस आदमी को वक्त मिल गया तो ही माइट टर्न द टेबल्स। इनके लिए वो पैगामे मर गए। ये सियासी कब्रिस्तान की तरफ रवानगी से खौफजदा हैं। ये तो डे वन से इसी तरह बिहेव कर रहे हैं। पीडीएम किन किन फेजेस से नहीं गुजरा। अच्छा, इसलिए बाकी रह गया जी अदम एतमाद, ये वो दो चीज़ें हैं। हुकूमतों को और रियासतों को ज़रा कभी कभी अलहदा भी रख के देख लेना चाहिए। मेरी समझ से बाहर है। हुकूमतें मुस्तकिल नहीं होती, हुक्मरान मुस्तकिल नहीं होते, पक्की बात। वो ज़ियाउल हक जैसा बंदा हो, या परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसा एक सेकुलर आदमी हो, या ज़ियाउल हक जैसा एक दिखावे का कह लें या असली कह लें, जैसा भी हो, रिलीजियस आदमी हो, मुस्तकिल कोई नहीं होता। असल बात यह है कि अगर तो ये स्टेट का फैसला है, रियासत का फैसला है, तो फिर हर फैसले की एक कीमत भी होती है। पैदा होने की कीमत मौत है, तो इसका मतलब यह है कि बंदा अस्कात कर दे कि जो बच्चा जन्म लेने जा रहा है, चाहे 90 साल का हो या 100 का हो या 110 साल का हो, इसने बिलाखिर मरना है, तो इसको पैदा ही ना होने। फैसलों की कीमतें होती हैं। और हमें एक कौम के तौर पे अब ये जो गदागरों वाला रवैया है, कौम की भी ना रगों में घुस गया। ये कभी अमेरिका को जी हमारे साथ बड़ी बेवफाई की, ये इमरान खान ने भी कह दिया, अजीब जुमला है ये, हमें इस्तेमाल किया हो, तुम छुन्ने काके हो। पाकिस्तान एक मुल्क है, सॉवरेन स्टेट है,
तुमको अगर वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते रहे तो तुम भंग पी के बैठे हुए थे। तुमसे मुराद मेरी कोई इंडिविजुअल नहीं है, इस्तेमाल करके इस्तेमाल होते रहे। अच्छा, अब चीन के साथ शायद से मीठा हो गया काम, समुद्रों से गहरा भी हो गया, पहाड़ों से ऊंचा भी हो गया। क्या कुछ सोचो अपने। वो जो इकबाल ने कहा था ना, पैकरे खाकी में जां पैदा करो। सब ठीक है अगर आप खुद कफील हैं, मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं। वो अगर आपके अपने ही घर में झाड़ू फिरा हुआ है, ठीक है अगर आप खुद कफील हैं, मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं। जनाब हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने इस्टेब्लिशमेंट की बात ज़रूर करनी है। आजकल एक बात चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और अपोजिशन कह रही है। तो पहले तो मुझे इस इस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ का मतलब पूछना है हसन निसार साहब से, क्योंकि आम आदमी को आज तक नहीं पता चला कि यह बला है क्या, और ये भी पूछेंगे कि इसका किरदार क्या होता है। आफ्टर दिस ब्रेक। ये न्यूट्रलिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट क्या है और इट्स सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट क्या है सर आम आदमी के लिए? पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान के हवाले से ज़रूरत से ज़्यादा इस लफ्ज़ की जुगाली करते हैं। दुनिया का ना आज ना कल ना सदियों पहले कोई रियासत ऐसी नहीं होती जिसमें एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती। दुरुस्त। वो एक परमानेंट ताकत होती है, कुव्वत। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, बादशाहतें भी हों तो बादशाह भी कत्ल होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, मरते रहते हैं। वो एक करंट की तरह एक पैरेलल एक सिलसिला चल रहा होता है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए ही नहीं। ये हम वेस्ट को देख के, महज़ब दुनिया को देख के, ओ भाई मराहल होते हैं कौमों की ज़िंदगी में भी। एक कौम को आप एक इंसान समझ लो। जब वो पैदा होता है उसको पैम्पर पहनाना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, उसको फलाना पंगोड़ी में, फिर वो टीन एज, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर उसकी मौत। बाकी ये कौमें भी इसी तरह होती हैं। हम बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। वो सजाएं जो वेस्ट उनको धुतकार चुका है हमारे लिए ज़रूरी हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ बेशुमार। अच्छा, जिस तरह की आज़ादी उन माशरों में है उस तरह की आज़ादी हमें मिलेगी। हम अब्यूज़ करेंगे, वक्त होता है। हम एक कौम के तौर पे हम तो अभी तक वो पंगुड़े तक नहीं पहुंचे। अच्छा, मैंने एक ज़माने में कई बार ये चैनल्स पे भी बात की, कॉलम भी लिखे कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स मौजूद ना हो, ये पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बना के इसके प्लॉट बेच देते। ये जिनकी आजकल औलादें बहुत खुदक रही हैं, रेमंड बेकर की किताब है एक्ली झील, पढ़ के देखें। किसी में जुर्रत थी जाके रेमंड बेकर के मुल्क में जाके वहां उसकी अदालतों में मुकदमा करता है कि इस आदमी ने हमें जलील किया है और हमें किसी जोगा नहीं छोड़ा, हम पे इतने भयानक लूट मार के इल्जामात लगाए हैं। जुर्रत क्यों नहीं की? ये वो मुल्क नहीं है जहां सिर्फ तारीखें मिलती हैं, वहां फैसले भी मिलते हैं। ये तो पाकिस्तान को देखें। यहां तक मैं लिख भी चुका हूं यार, कह भी चुका हूं कि पाकिस्तान एक ऐसे जिस्म की मानंद है जिसके हर मुसाम में स्टेनलेस स्टील के ना स्ट्रॉज लगे हुए हैं। तो बोतल में स्ट्रॉ डाल के आप पीते हो ना, तो पाकिस्तान एक ऐसे जिस्म की मानंद है जिसके हर मुसाम में स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉज डाल के इसका खून पिया गया है। और अब सूरत हाल ये है, ये पीटीआई वाले बेचारे ये समझा ही नहीं सके। पहली तकरीर इमरान की होनी चाहिए थी कि आज की तारीख में ये मुल्क कहाँ खड़ा है। इसके ऑर्थोपेडिक सर्जन की इसे ज़रूरत है, ऑर्गन इसके जवाब दे गए हैं, ब्लड प्रेशर इसका नॉर्मल नहीं है, कोई शायद बीनाई इसकी मुतासर हो चुकी है। आप मुझे एक बात पूरी बदलिहाजी से मुझे बताएं, इस मुल्क का कौन सा, एक आध शोबा छोड़ दें, कौन सा शोबा है जो डिलीवर कर रहा है? बताएं मुझे। सर हम बताएं। हमें तो कोई शोबा ऐसा नजर नहीं आता। एक सेकंड आपकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप क्या
कर रही है, आपकी रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडरशिप क्या कर रही है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है, आपके इदारे, आपके महकमे, वो क्या रहा है। अभी पार्लियामेंट के बारे में खुशखबरी आई है कि 3rd क्लास मटेरियल वहां यूज हुआ है। मैंने आज ही अपने ही एक प्रोग्राम में कहा, मैंने अगर इंस्टीट्यूशन की पार्लियामेंट वैसा मटेरियल, वाहिद एक ही इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट एंड दैट इज मिलिट्री। इसके अलावा तो पाकिस्तान में मुझे तो कोई इदारा, और मैं ये एग्जांपल्स कोट करता हूँ पॉलिटिशियंस के आगे कि आपको इतना अरसा मौका मिला है, कोई एक मुझे इदारा बता दें जिसके ऊपर आप प्राउड फील करते हो, वो सारे चुप हो जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, एक और बात, ये बात मैं कर रहा हूं और आप कर रहे हैं, हम दोनों को छोड़ें आप। ओ भाई, दुनिया कहती है कि इस दुनिया में 7वीं मजबूत तरीन मुस्तहकम तरीन फौज, क्या को कहता है कि इस मुल्क का 7वें नंबर पे नाम है, इसकी अदलिया का, इसकी ब्यूरोक्रेसी का, इसके तालीमी इदारों का, को हाल है जो मुल्क आज तक देखे शर्मनाक थप्पड़ है। आबादी ज्यादा थी ईस्ट पाकिस्तान की हमसे जब वो अलहदा हुआ, तब क्या कहते थे कि जो भात मच्छी खाने वालों को बच्चे जनने के अलावा काम ही कोई नहीं। आज आपकी आबादी कहाँ पहुंची हुई है, उनकी कहाँ है। औरतों की पार्टिसिपेशन में वो आपसे आगे, कई मामलात में इंडिया से आगे, उसको बाकायदा मॉडल करार दिया जा रहा है। यानी बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, अलहदा हुआ, जो भी हुआ, हेनरी किसिंजर जैसे बंदे ने कहा था कि ये मुल्क एक बॉटमलेस बास्केट की तरह है। आज वो कह रहे हैं कि इन लेस देन 20 ईयर्स मुमकिन है पाकिस्तान को बांग्लादेश से इमदाद मांगनी पड़े। तफसीलात मेरे को 10-15 दिन पहले के कॉलम में है, मेरा डूब मरो। तुम उनका मजाक उड़ाया करते थे। अमेरिका से सैनिटरी का सामान आया भीख में सर, तो ईस्ट पाकिस्तानी जो थे वज़रा, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के कहा कुछ हमें भी दे दो, तो मजाक उड़ाया यहाँ के मुछंदरों ने। बड़ी बड़ी मूछें, तोंते, शेरवानियाँ, टोपे ऊपर, मजाक उड़ाया और कहा तुम्हें तो रफा हाजत के लिए केलों की गाछ ही बहुत है, तुमने सैनिटरी का सामान लेके क्या करना है। इतनी रऊनत, इतना तकब्बर, औकात क्या है आज। और बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। सो आपको अब देखें, मुझे बात होगा कि मायूसी फैलाते हैं। मैंने कहा यार झूठ फैलाने से बेहतर है, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे आका का हुक्म है झूठ से बचो। ये मैंने नहीं कहीं पढ़ा कि मायूसी ना फैलाओ। ये मायूसी है नहीं, ये फैक्ट शीट है जो बंदा सामने रखता है। आपके बेटे का रिजल्ट ठीक ना हो, रिजल्ट कार्ड आप उसके सामने रखें और अम्मा उसकी कहे कि जी आप बच्चे को मायूसी फैला रहे हैं, टू हेल्प विद इट। लेट्स लर्न टू फेस द फैक्ट्स। खत्म। आपकी रिलीजियस लीडरशिप हो, आपकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हो, आपकी जिस तरह आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ये कोई बात है जो आजकल हो रही है, लेकिन ये डे 1 से हो रहा है। लेकिन सर हसन साहब कलामी की माजरत, facing the bad should also be the part of learning as well on part of politicians। मतलब अगर ये बात प्रीवियस पॉलिटिशियंस को कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे माजी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, हालिया गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर उनको फेसिंग द बैड वाली एग्जांपल देते हैं, जिस तरह आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे रिजल्ट वाली, तो उसके ऊपर वो कहते हैं नहीं नहीं हमें दिया ही क्या था। तो अपनी गलती तस्लीम करना तो बड़ापन होता है, ये ना तो गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस में है ना माजी के सियासतदानों में था। तो हम बतौर कौम तो खड़े तो वहीं नहीं। ये जो कहते हैं माजी पे कीचड़ उछाल रहे हैं, ओ भाई तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल के कीचड़ ज़ाया करने वाली बात है। तुम सबका तो माजी ही कीचड़ है। ये चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे, मैं तो ना मेरे पास सेल फोन होता है ना मुझे देखना दुखना आता है, मुझे किसी ने दिखाया जी कि जनरल ज़ियाउल हक, आगे मियाँ शरीफ साहब, नवाज शरीफ का, पीछे ये लाइन लगी हुई है, वो अवेलेबल है, आप देख लो। और नीचे किसी ने शरारतन कैप्शन लगाया कि जी बरखुरदार ने BA कर लिया, कोई अच्छी सी जॉब दिला दें, कोई ये इस तरह का कैप्शन है। आज ये जमहूरियत के मामे, और वो क्या वोट को इज्जत हो। अच्छा, वो वोटर को तुमने हमेशा जलील किया है, खार किया है, वोट को इज्जत हो। कौन सा वोट इस मुल्क में? देखें, वो वोट उसका, राय उसकी होती है जिसका कोई आगा पीछा हो।
जो खुद कफील हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, उसे सही और गलत की तमीज़ हो, उसकी राय। बाकी तो जहाँ सारा खाता खोला है, ये जुमला मेरा बड़ा ज़बान ज़दे आम, एक तो अशराफिया बदमाशिया है और दूसरा कि ये कीमे वाले नान और बिरयानी की देगें नाच रही होती हैं। वो इंसानों वाला काम है ये। वेरी राइट, वेरी राइट। इसलिए छोड़ें ये सर, टोटल धोखा मंडी। सर आपकी इजाज़त से एक मुख्तसर से वक्त ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं ना चाहते हुए भी इस पर बात करना चाह रहा हूं कि इस दिस से कोइंसिडेंस के अवामी मार्च या पीपल्स मार्च जो कराची से शुरू हुआ, 8 मार्च को इख्तिताम पजीर हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। डी चौक पर जलसा करने की परमिशन मांगी गई है और उसी दिन वुमेंस डे के ऊपर औरत मार्च भी हो रहा है। इत्तफाकिया बात यह है कि दोनों का नाम एन से ही शुरू होता है और दोनों की लड़ाई एक ऐसे शख्स से है जो मुल्क का वज़ीर आज़म है जिनका नाम भी एन से ही शुरू होता है। मैं इस पर हसन निसार साहब से ज़्यादा बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता जो राय देगा। हसन साहब, सर कहिएगा। यार भाई मेरे देखें, बात सुने, ये हमारे यहाँ पढ़ी लिखी नीम खांदा, मैंने क्या टर्म इस्तेमाल की है, पढ़ी लिखी नीम खांदा खवातीन का ये चौंचला है। अब पूछें आर्ग्यूमेंट क्या है जी। देखें, जाहिर है मैं वालिदा ज़िंदगी में मैं कॉलम ही नहीं लिख सका जब वो दुनिया से रुखसत हुई। सर बेटी में मुझे अजीज़ तरीन है औलाद में से, तो ये इनसे इनकी इज़्ज़त, इनकी। अच्छा, मैंने को बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में वो किताब मेरे पास मौजूद है, मुलायत, मलूकियत, आमरियत और औरत। लेकिन ये पढ़ी लिखी नीम खांदा ख़वातीन है। हर चीज़ का एक वक्त होता है और मराहिल में से गुज़र के बंदा, जैसे मैंने कहा ना कि एक बच्चा माँ के पेट से निकल के तो महद से लहद तक जिसे कहते हैं, एक सफ़र होता है। ऐसी औरतें, मैं बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनको इनके लिए दुआएं हैं और वो बात भी कोई इतनी नाजायज़ नहीं करनी, लेकिन ये होश होना चाहिए कि भाई पहले अपना अब्बा आज़ाद कराओ, अपने भाई, अपने शौहर। इस मुल्क के अवाम की भारी अक्सरियत गुलामों की है जिनकी पीठें नहीं दागी गईं। जैसे एक ज़माने में अमेरिका में गुलामों के ना वो दाग दिया जाता था ताकि वो इधर उधर गायब होने की कोई तो ट्रेस हो जाए। अच्छा, वो आप एलेक्स हैले की किताब है रूट्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओ भाई, इस मुल्क में शहरी नहीं है, इस मुल्क में रियाया है। ये सारे के सारे जो नहीं भी होता ना, उसके अंदर से भी एक बादशाह सलामत निकल आता है। क्योंकि आपने बादशाहों के छितर खाए हैं 850 साल, आपके अंदर मुहावरे हैं, वो फलाना तो बादशाह आदमी है, मतलब जो चाहे करे, या मूडी है। ये मुहावरा मैंने बनाया है, आपकी रगों रेशों में है। इस मुल्क का शहरी आज तक शहरी नहीं है। ये गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, ये बुनियादी तौर पे रियाया है। दे आर नॉट सिटीजन्स, दे आर सब्जेक्ट्स। तो पहले अपने मर्द तो रिहा करा लो, पहले अब्बाजी, भाईजान, शौहरे नामदार, मजाजी खुदा, पहले उसको तो रिहा कराओ, फिर आपको भी आज़ादी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। एक आज़ाद आदमी दूसरे की आज़ादी की इज्जत और एहतराम करता है। ये वो जो फैज साहब की एक पंजाबी की नज़म है, पौले खांदे हैं बार ना आउंदी है क्या यहाँ? एक मुख्तसर सी इन्फ्लुएंशियल इलीट को छोड़ के आम आदमी इस मुल्क में उसको क्या बेचता है? 3 नस्लें इंसाफ के हसूल में कब्रों तक पहुंच जाती हैं, अस्पतालों में धक्के ठुडे। सर ये मेरा चलते कांस्टेबल ने इशारा किया, उसने रोका नहीं, उसने गोली मार दी। हसन साहब,
मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा आपको समझ में आता है सर? इसका क्या मतलब समझ में आता है? अल्लाह माफ़ करे। देखें, मुझे एक बात बताएं आप, ये मज़े का मैंने वही कहा ना, पढ़ी लिखी नीम खानदा। देखो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये तो मर्द नहीं हो भाई। मैं क्या, मेरी मर्जी क्या, मेरी औकात क्या? जबर में इख्तियार का बहुत मामूली इख्तियार का एक मसला है। पैदा में अपनी मर्जी से नहीं होता, सुनते जाएं जी। मैं से मुराद हम सब जी। माँ बाप मर्जी के नहीं, मुल्क मर्जी का नहीं, मज़हब मर्जी का नहीं, बहन भाई मर्जी के नहीं, कद काठ मर्जी का नहीं, हैं रंग गोरा करने की मशीनें, वो क्या वो करीमें लिए फिरती हैं, रंग मर्जी का नहीं। ओ भाई, मौत मर्जी की नहीं, क्या मर्जी का है? तुम्हारा ब्लड ग्रुप तुम्हारी मर्जी का है। ये तस्वुर ही अहमकाना है। और आज़ादी नहीं, हुर्रियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। आज़ादी कैन बी मिसअंडरस्टूड। मादर पिदर आज़ादी भी होती है। आज़ादी वो और तरह का लफ्ज़ है। हुर्रियत वो हुकूक जो औरत के पास हैं और होने चाहिए, और जो जेन्युइन जय्यद उलमा हैं वो कहते हैं। मेरा कल का कॉलम है, कल जो शाया होगा वो आप पढ़ लें जाने, हवाले मौजूद कि औरत नकाब लेना चाहे वो मुख्तार है, ना लेना चाहे कत्तन नहीं, आप उस पर इम्पोज नहीं कर सकते। इसी तरह बेवा शादी ना करना चाहे, यू कांट फोर्स। उसके बुनियादी उसका एहतराम करना। और फिर एक और बात है, मोमिन की एक पहचान भाई मेरे ये बताई गई है हमें कि मोमिन अपने अहद में, जिस अहद में वो जिंदा होता है जी, उसके तकाज़ों को समझता है और एड्रेस करता है। अच्छा, दाढ़ी के बारे में भी है। मैं ये कल के कॉलम में आप जरूर पढ़ना, मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वो अच्छा दाढ़ी के मामले में कोई इसका ना रखने का अगर तबाह हुजूर आप कर रहे हो तो वो उसका सवाब तो होगा, लेकिन ये बिल्कुल कोई इसका अज़ाब नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, इसका कोई सिलसिला नहीं है। हमारे यहाँ मसाइल ही और हैं। हम वो लोग हैं मशरिक को बेशर्मी से, डटाई से, अनपढ़ों की तरह कह देते हैं बेराह रवी का शिकार। वो बेराह रवी का शिकार मुआशरा राह भूल के पहले चांद पे फिर मरीज पे पहुंच गया। वो खलाओं में बस्तियां बसा रहे हैं, तुम सराते मुस्तकीम पे हो तो धक्के खा रहे हो, IMF के रास्ते में ठुड्डे खा रहे हो, कोई शर्म नहीं। अच्छा, बेहयाई है जी, वहां मैं बड़ी फलाना है। अच्छा, झूठ बोलना बेहयाई नहीं है। हमने किरदार को, कैरेक्टर को, अखलाकियात को, मलबूसात और मशरूबात, बल्कि मैंने तो पिछले दिनों कहीं मजाक भी उड़ाया है। मैंने कहा यार ये एनेस्थीसिया बंद करो। ये देखो ना जी, आपने अल्कोहल बहुत अच्छा किया, आपने पाबंदी लगाई हुई है, पाबंदी ही है। अच्छा, असल औकात क्या है आपको भी पता, मुझे भी पता, लेकिन वो आप क्या, जो आपकी अकल पे पर्दा डाल देती है, आप होश में नहीं रहते, ये नहीं। वो एनेस्थीसिया में तो लोग आपका सारा कुछ ही चीर फाड़ देते हैं। एनेस्थीसिया दे, दिल बदल देते हैं, जिगर बदल देते हैं, जब होश आती है आप ठीक ठाक होते हैं। तो एनेस्थीसिया बैन करो ना भाई। आप कहते हैं कि जी वो फलाना, शरिया की अपनी डेफिनेशन, पढ़े लिखे से लोगों से पूछ के तो देखें कभी शरिया का मतलब क्या है। शरिया का मतलब है कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर, मसलसल बहता हुआ पानी, जो अगर 3-4 दिन के लिए रुक जाए तो अरबी में उसके लिए लफ्ज है करीहा। आप कहते हैं ये बेहयाई। अच्छा, अमेज़न के जंगलों में एक मासूम सादा बेखबर औरत अगर चंद पत्ते लपेट के फिर रही है तो आप कहोगे ये फांसी फैला रही है। वो फांसी वो है जो बच्चों का दूध जाली बना रहा है। फांसी है कम तोलना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये जहन्नुम की सौदागरी है। तो आपके यहाँ बेहयाई की डेफिनेशन ही अजीब है कि इसने पहना क्या है, इसने खाया क्या है, ये पीता क्या है। वाह, असली काम नहीं। एब्सोल्युटली राइट। किसी बाजार में कीमतें नहीं मिलती। एब्सोल्युटली राइट। जनाब हसन निसार साहब, मुल्क के मारूफ दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, कॉलम मुहक्किक, नक़ाद, एक्सक्लूसिवली आज की इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल हमारे सामने है। सीज़न मार्चेस का भी है, आखिर में उन्होंने औरत मार्च पर भी बात कर ली है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही।
जमील फारूकी को प्रोग्राम से इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।